नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमेरिका में सभी उड़ानें ठप, कंप्यूटर सिस्टम में बड़ी खराबी। व्हाइट हाउस में मीटिंग के बाद बाइडेन ने रिपोर्ट मांगी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में बुधवार को नोटेम यानी कि नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में खराबी के चलते सभी फ्लाइट्स ठप हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2512 फ्लाइट्स लेट हो चुकी है। 254 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। सिविल एविएशन की वेबसाइट पर इस बात की पुष्टि कर दी गई है। बाइडेन ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। अमेरिकी इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना है। दोस्तों, अमेरिकी इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तकनीकी खराबी के बाद व्हाइट हाउस का भी बयान आया है। प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जीन पियरी के हवाले से एनबीसी न्यूज ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी कुछ देर पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिले। उन्होंने इस परेशानी के बारे में प्रेसिडेंट को जानकारी दी। अब तक की जांच के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह साइबर अटैक का मामला नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ने इस मामले की पूरी और गंभीरता से जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भीम यूपीआई और रुपए कार्ड के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार का तोहफा। कैबिनेट मीटिंग में किए गए बड़े ऐलान। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज आर्थिक मामलों से जुड़े कुछ फैसलों पर ऐलान किया गया। इनमें आम जनता को वित्तीय ट्रांजैक्शन और डिजिटल लेन देन में आसानी होगी और उनको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन या इंसेंटिव का ऐलान किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रुपए डेबिट कार्ड और यूपीआई भीम के उपयोग पर लोगों को इंसेंटिव्स मिलेंगे। ये इंसेंटिव्स P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट बेसिस पर दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने जो 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स का ऐलान किया है, उसके तहत MSME, किसानों, मजदूरों और उद्योगों को भीम यूपीआई के तहत किए जाने वाले पेमेंट्स पर कुछ छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट्स को आसान और जनसुलभ बनाने के लिए ये कदम उठाए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हज यात्रा में वीआईपी कोटे को केंद्र सरकार ने किया खत्म। सभी आम यात्रियों की तरह होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, हज में वीआईपी कल्चर को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने अब हज यात्रा में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। हज यात्रा के लिए वीआईपी कोटे की आरक्षित सीटों को खत्म कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मंत्री के साथ साथ हज कमेटी को आवंटित लगभग सभी वीआईपी कोटे की सीटों को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद सभी आम यात्रियों की तरह ही अब हज में शामिल होंगे। किसी के लिए कोई खास व्यवस्था या रिजर्वेशन नहीं रहेगा। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते हज यात्रा में जाने वाले यात्रियों में काफी कमी आई थी। कोरोना के चलते यात्रा को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। कोरोना को देखते हुए सऊदी अरब ने भी पूरी दुनिया भर के देशों के लिए यात्रियों का कोटा कम कर दिया था। हालांकि इस साल यानी कि 2023 में बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में महंगा हुआ ऑटो टैक्सी का सफर। केजरीवाल सरकार ने नोटिफाई किए नए रेट। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी किराए की नई दरों को नोटिफाई कर दिया है। यानी कि अब आपको ऑटो टैक्सी के लिए नई दर के हिसाब से किराया चुकाना पड़ेगा। ऑटो का मीटर अब पहले के 1.5 किमी के बाद 25 के बजाय 30 रुपए पर डाउन होगा और इसके बाद प्रति किमी 9.5 रुपए के बजाय 11 रुपए किराया चुकाना पड़ेगा। वहीं न्यूनतम 40 रुपए किराए के बाद अब नॉन एसी टैक्सियों के लिए यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपए के हिसाब से चुकाने पड़ेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले यह शुल्क 14 रुपए प्रति किलोमीटर था, जबकि ऐसी टैक्सी का किराया 17 रुपए प्रति किमी से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किमी कर दिया गया है। नाइट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन में भारतीयों पर 4 महीने में 50 हमले। बीजिंग संघाई में निशाना बनाकर हो रही मारपीट। स्टूडेंट और नौकरी पेशा हैं टारगेट। जी हां दोस्तों, चीन के ग्वांगझू शहर की मेट्रो ट्रेन में भीड़ थी, इसलिए लोग खड़े होकर सफर कर रहे थे। इसी बीच कुछ पैसेंजर्स में बहस होने लगी। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और कई लोग मिलकर 2 लड़कों को पीटने लगे। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, गेट खुले थे। पीट रहे दोनों लड़कों को बाहर की तरफ धकेल दिया गया। वे लोग प्लेटफॉर्म पर भी इन दोनों लड़कों को लात घुसों से पीटते रहे। पास ही मेट्रो स्टेशन पर गार्ड खड़ा था, लेकिन उसने हमलावरों को नहीं रोका। यह मामला अक्टूबर 2022 का है। चीनी सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। पीट रहे लोग चीनी थे और पिट रहे दोनों लड़के भारतीय थे। कहासुनी क्यों हुई, मारने वालों पर क्या कार्यवाही हुई, पिटने वाले दोनों लड़कों का क्या हुआ, कुछ नहीं पता। चीन में पढ़ाई कर रहे रितेश इस वीडियो को देखकर चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि चीनी मीडिया भारतीयों पर हो रहे ऐसे हमलों से जुड़े केसों को लगातार दबा रही है। पुलिस भी इन्हें सामने नहीं आने
जाने देती। मेरे एक दोस्त के साथ भी पिछले दिनों ऐसा ही हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जूझ रही है जोड़ती मटकी ज्योति, क्या धरती में समा जाएगा अब वैज्ञानिक विकास के सहारे बसा शहर। जी हां दोस्तों, जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले का कस्बा है। 6150 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ जोड़ती मठ के नाम से भी जाना जाने वाला जोशी मठ है। आदि शंकराचार्य का एक पीठ यहाँ पर भी है। भगवान बद्रीनाथ तक जाने का रास्ता भी यहीं से है। खैर, अभी यह धार्मिक और पर्यटन वाला शहर धस रहा है। 81 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। 720 से ज्यादा इमारतों में दरारें मिली है, जो हर दिन चौड़ी होती जा रही है। आपदाओं ने इसे हर साल झकझोरा है। साल 1976 में चेतावनी जारी की गई थी कि उत्तराखंड के जोशीमठ की भौगोलिक हालत ठीक नहीं है। सुधार के लिए विकास और प्रकृति में वैज्ञानिक संतुलन जरूरी है, लेकिन मानता कौन है? न लोग मानते हैं, न ही सरकार और प्रशासन। यानी कि दोस्तों, आज से लगभग 45 साल पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि यह जगह रहने लायक नहीं है या फिर यह खतरे वाली जगह है, लेकिन ना तो लोगों ने इस बात को समझा और ना ही सरकार ने इस बात को समझा। यहां पर सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दोस्तों, पूरा का पूरा उत्तराखंड ही हिमालय के सबसे नाजुक और युवा हिस्से पर बैठा है। यह इसकी भौगोलिक स्थिति है। भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, बादल फटना, हिमस्खलन और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं को यह हमेशा से बर्दाश्त करता रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली दंगे के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय। जी हां दोस्तों, दिल्ली की कंकड़डुमा कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ बुधवार को आरोप तय किए। उन पर कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के धन का उपयोग करके दंगों में फंडिंग का आरोप लगाया गया। पूर्व सांसद ने सभी आरोपों से इनकार किया है। ताहिर हुसैन पर इससे पहले दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में 3 अलग अलग मामलों में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA सहित विभिन्न आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दोस्तों, पिछले साल 14 अक्टूबर को हुसैन और 6 अन्य लोगों पर हिंसा के संबंध में एक मामले में दंगा और हत्या का आरोप लगाया गया था। इससे पहले उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, नुकसान पहुंचाने, संपत्ति को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करने के आरोप भी लगे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल इसी महीने संभव। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों में इन दिनों बेचैनी है। पार्टी मुख्यालय से पीएमओ तक उच्च स्तरीय बैठकों की गहमागहमी मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल का संकेत दे रही है। सरकार और पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय का अंतिम पुनर्गठन होगा। यही टीम इस साल 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का मोर्चा संभालेगी। दोस्तों, इसको देखते हुए माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर को नई और अहम जिम्मेदारियां मिल सकती है। इसी तरह गुजरात चुनाव के रणनीतिकार माने जाने वाले CR पाटिल को दिल्ली में अहम भूमिका में लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक ये तय नहीं है कि उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण पद मिलेगा या कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के लिए भी नई जगह तलाशी जा रही है। कौन हटेगा, कौन शामिल होगा, इस मुद्दे पर पार्टी में खामोशी है। हर किसी का यही कहना है कि इस बारे में सिर्फ एक शख्स और उनका नाम है मोदी, वही जानते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा 22 साल बाद लाई सियरा का इलेक्ट्रिक वर्जन। पहली एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक SUV कॉन्सेप्ट कर्व भी पेश। शाहरुख ने लॉन्च की हुंडई आइनिक 5 EV। जी हां दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो दिल्ली में बुधवार को शुरू हुआ। इसके 16वें एडिशन को द मोटर शो नाम दिया गया। शाम को शो स्टॉपर रही टाटा सियरा EV कॉन्सेप्ट कार, जिसे कंपनी ने 20 साल बाद वापस पेश किया है। इस 3D डोर मॉडल को कंपनी ने 1991 में लॉन्च किया था और 2000 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। SUV के इलेक्ट्रिक अवतार में भी इसका मूल डिजाइन बरकरार रखा गया है। दोस्तों, ऑटो एक्सपो में टाटा ने इलेक्ट्रिक एक्सक्लूसिव SUV कर्व को भी लॉन्च किया, यानी कि यह टाटा की पहली कार है जिसे पेट्रोल या डीजल की जगह सीधे इलेक्ट्रिक वर्जन में लाया जाएगा। कूपे स्टाइल की इस कार को 2025 तक लॉन्च करने की बात कही जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पृथ्वी शॉ का रणजी में पहला तिहरा शतक। इस फॉर्मेट में किसी ओपनर का सबसे बड़ा स्कोर 400 रन से चूक गए। जी हां दोस्तों, मुंबई के पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी करियर में पहला तिहरा शतक जड़ा है। उन्होंने 383 बॉल पर 379 रन की पारी खेली। यह रणजी ट्रॉफी इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पारी है। उनसे पहले 1948-1949 के सीजन में BB निम्बालकर ने महाराष्ट्र के खिलाफ 443 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। दोस्तों, पृथ्वी का स्कोर रणजी
रणजी ट्रॉफी में किसी ओपनर का सबसे बड़ा स्कोर भी है। उन्होंने त्रिपुरा के समित गोयल का रिकॉर्ड तोड़ा। गोयल ने 2016 में 359 रन की पारी खेली थी। मुंबई और असम के बीच गुवाहाटी में रणजी ट्रॉफी के अंडर 5 का मैच खेला जा रहा था। पहले दिन मंगलवार को मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट पर 397 रन बनाए। पृथ्वी तब 240 के स्कोर पर नाबाद थे। बुधवार को पहले सेशन में ही उन्होंने 326 गेंदों पर अपना 13 शतक पूरा किया। वह 379 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 39 चौके और 4 छक्के भी जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर बेबी पाउडर बेच सकेगा जॉनसन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश को कर दिया रद्द। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन्स को राहत देते हुए कंपनी को उसके मुलुंड प्लांट में बनने वाले बेबी पाउडर को बेचने की अनुमति दे दी है। जॉनसन्स के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया था। इस फैसले को कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट में मामूली कमी होने पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बंद करना उचित नहीं। इससे पहले नवंबर महीने में हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन्स के बेबी पाउडर सैंपल की फिर से जांच करने के आदेश दिए थे। जॉनसन के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। बजट से पहले बाजार में उथल पुथल बरकरार, हल्की गिरावट के साथ बंद हुए सेंसेक्स निफ्टी। जी हां दोस्तों, बजट 2023 से पहले शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं 11 जनवरी 2023 को एक बार फिर से बाजार लाल निशान में बंद हुआ। बाजार के हल्की गिरावट में बंद होने के साथ ही सेंसेक्स 60,100 के स्तर के ऊपर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 17,900 के स्तर के नीचे क्लोजिंग दी। सेंसेक्स का पिछला बंद 60,115.48 रहा। वहीं आज सेंसेक्स ने 60,134 के स्तर पर ओपनिंग दी थी। इसके बाद सेंसेक्स ने 60,364 का हाई लगाया और 59,805 का लो भी लगाया। वहीं दोस्तों सेंसेक्स आज 9.98 अंक की गिरावट के साथ 60,105 के स्तर पर बंद हो गया। वहीं दोस्तों निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का पिछला क्लोजिंग प्राइस 17,914 रहा। इसके बाद आज निफ्टी 17,924 के स्तर पर खुला, और वहीं क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग गिरावट के साथ 17,895 के स्तर पर दी गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शीजान खान ने तुनिशा शर्मा को सुसाइड के लिए नहीं उकसाया, वकील ने कोर्ट में दी ये दलीलें। जी हां दोस्तों, तुनिशा शर्मा केस में वसई कोर्ट ने सोमवार को आरोपी शीजान खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने तुनिशा की मां विनीता शर्मा द्वारा दिए गए बयान और FIR कॉपी को कोर्ट के सामने पढ़कर सुनाया। वकील ने कोर्ट को बताया कि तुनिशा को एंजाइटी अटैक आया करते थे। शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस केस में IPC की धारा 306 नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि शीजान ने किसी भी प्रकार से मृतका को ना उकसाया और ना ही ऐसी स्थिति में डाला कि वह खुदकुशी कर ले। वकील के मुताबिक शीजान और तुनिशा का ब्रेकअप 15 दिसंबर 2022 को हुआ था। इसके बाद दोनों अपनी जिंदगी में सामान्य तरीके से रह रहे थे। 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक दोनों ने रोज की तरह अपनी शूटिंग को भी जारी रखा। इस शूटिंग के दौरान सेट पर किसी को भी दोनों के व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट जारी, जान लीजिए भारत का कौन सा है नंबर। जी हां दोस्तों, विश्व के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की सूची जारी हो गई है। लंदन की फर्म हैनले एंड पोर्टर्स ने साल 2023 के लिए जारी की इस सूची में सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट की जानकारी दी है। दोस्तों ग्लोबल पासपोर्ट की इस लिस्ट में 199 देशों के पासपोर्ट को शामिल किया गया है, जिससे 227 देशों में सफर किया जा सकता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से दिए गए डाटा के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। इसके बाद दूसरा नंबर सिंगापुर और साउथ कोरिया का है। जर्मनी और स्पेन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। वहीं दोस्तों चौथे नंबर पर फिनलैंड, इटली और लक्समबर्ग है। लक्समबर्ग यूरोप का एक छोटा सा देश है। 2586 स्क्वायर किमी में फैले इस देश की जनसंख्या मात्र 6.4 लाख है। पांचवें पायदान पर ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन है। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक 2023 में भारत की रैंक 85वीं थी। वहीं इस रैंकिंग में पड़ोसी देश भूटान 90वें नंबर पर है। वहीं चीन इसमें 66वें नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश 101वें पायदान पर है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पासपोर्ट नंबर 106 है और नेपाल का 103 है। दोस्तों इस पूरी लिस्ट में सीरिया, इराक सबसे आखिरी नंबर पर है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लाइट में शराब पीने के बाद खुद को नियंत्रित नहीं रख सका लेकिन कोर्ट में बोला शंकर मिश्रा, जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की उड़ान में महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने की घटना को लेकर बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रियल कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें शंकर मिश्रा को कस्टडी में देने से इनकार किया गया था। शंकर मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता मनु शर्मा ने कहा कि प्राथमिकी में केवल एक गैर जमानती अपराध का जिक्र है, अन्य जमानती अपराध है। शंकर मिश्रा के वकील ने उनकी ओर से कहा कि वे फ्लाइट में शराब पीने के बाद खुद को नियंत्रित नहीं रख सके, लेकिन पैंट की जिप खोलना यौन इच्छा के लिए नहीं था। शिकायतकर्ता का मामला उससे एक कामुक व्यक्ति के रूप में नहीं रखता है। मुकदमे में समय लगेगा, लेकिन इन आरोपों के बाद शंकर मिश्रा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों, अधिवक्ता मनु शर्मा ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने अपनी बेगुनाही साबित करने के इरादे से कथित घटना से संबंधित किसी भी पूछताछ में स्पष्ट रूप से और स्वेच्छा से भाग लिया है। वे जांच में पुलिस की सहायता करेंगे। दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि अगर वह जमानत पर छूटा तो शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक अभियोजन ने कहा कि 164 के तहत शिकायतकर्ता का बयान कई अन्य लोगों के साथ दर्ज किया गया है, अभी और बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल से मिल गई छुट्टी। जी हां दोस्तों, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी को मंगलवार दोपहर 3 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सर गंगाराम अस्पताल के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप ने बुधवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को बीती 4 जनवरी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ अस्पताल गई थी। डॉक्टर अजय स्वरूप ने कहा था कि यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें डॉक्टर अनुरूप बसु और उनकी टीम की देखरेख में चेस्ट मेडिसिन विभाग में भर्ती कराया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में साल भर में प्याज के दाम 500% बढ़े, खजाने में बचा सिर्फ 21 दिनों के खर्च का पैसा, बदहाली की पूरी कहानी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले साल जनवरी में प्याज की कीमत 36 रुपए प्रति किलो थी, जो इस साल करीब 6 गुना बढ़कर 220 रुपए प्रति किलो हो गई है। जनवरी 2022 में 13% की दर से बढ़ रही महंगाई इस वक्त 25% की रफ्तार से बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल में सबसे कम बचा है। दोस्तों, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया निचले स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का बोझ जीडीपी का 78% हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले 9 महीने से राजनीतिक अस्थिरता है, इसका असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ा है। जून 2022 से सितंबर 2022 के बीच आई बाढ़ ने देश के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। इससे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इससे देश को 12.5 अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ। आर्थिक घाटा बढ़ने के साथ पाकिस्तानी रुपए की कीमत में भारी गिरावट आई। पाकिस्तानी रुपया दिसंबर 2020 में $1 के मुकाबले 160.1 रुपए पर था। दिसंबर 2022 में कमजोर होकर 224.8 रुपए हो गया है। दोस्तों, दुनिया भर में तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है। पाकिस्तान अपनी जरूरत के ज्यादातर सामान विदेश से आयात करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान पाम ऑयल, दवाएं और खाने पीने की चीजों के दामों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में खुलने वाला है पहला एप्पल स्टोर, बदल जाएगा आईफोन खरीदने का अनुभव। जी हां दोस्तों, एप्पल के प्रोडक्ट्स लंबे समय से भारत में बिक रहे हैं, लेकिन भारत में अब तक एप्पल का कोई आधिकारिक ऑफलाइन स्टोर नहीं है। शायद ये आपको अटपटा लग सकता है, क्योंकि भारत में एप्पल के प्रोडक्ट्स स्टोर्स पर भी मिलते हैं, लेकिन ये स्टोर्स एप्पल के अपने नहीं होते बल्कि ऑथराइज्ड होते हैं। कंपनी जल्दी भारत में अपना पहला ऑफलाइन स्टोर खोल सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रांड देश में 2 स्टोर को खोल सकता है। हालांकि एप्पल ने आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं दी है। कंपनी 12 पोजीशंस पर भारत में अलग अलग लोकेशन के लिए हायरिंग कर रही है। इसमें टेक्निकल स्पेशलिस्ट, बिजनेस एक्सपर्ट, सीनियर मैनेजर, स्टोर लीडर और अन्य पद शामिल हैं। दोस्तों, हायर हुए कुछ लोगों ने लिंक्डइन पर जानकारी शेयर की है। इसकी वजह से ऑफलाइन स्टोरेज ओपन होने के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि एप्पल स्टोर खुलने से क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि आपको एप्पल स्टोर पर किसी भी रीसेलर से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मिलेगा। इतना ही नहीं, यूजर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स को एप्पल स्टोर में बेहतर आफ्टर सेल सर्विस मिलती है। स्टोर में यूजर्स को ऑफिस मैनेजर मिलेंगे। इसके अलावा यूजर्स को कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यहां पर आपको एक अलग अनुभव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
टेस्ट क्रिकेट में किस भारतीय खिलाड़ी के सबसे ज़्यादा शतक हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस भारतीय खिलाड़ी का नाम जिसके कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।